क्या बात है कि ये वीडियो आपके पास पहुंची, यानी कि आपके नजर के सामने ये वीडियो पहुंच गई है। आप बहुत भाग्यशाली है। यानी कि आपको भी 29 फरवरी का जो विज्ञान का पेपर आने वाले विद्यार्थी, 29 फरवरी के जो आप विज्ञान का पेपर देंगे उसमें से आपको 68 नंबर अचीव करने का मौका मिल गया है। यानी आपके सामने ये वीडियो पहुंच गई, समझिए कि आप बहुत भाग्यशाली है। आपसे इससे बड़ा खुशी कुछ भी नहीं हो सकता है कि आपको 68 नंबर लाने का मौका मिला, वो भी विज्ञान में 68 नंबर लाने का मौका मिला। बहुत भाग्यशाली है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है ना, तो इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर आखिरी तक देख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आज ही ये बोर्ड ने जारी कर दिया, बोर्ड ने जारी किया। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विज्ञान यानी 29 फरवरी को ये 2024 का पेपर अभी अभी बोर्ड ने जारी किया है कि प्यारे बच्चों, जो भी 29 फरवरी को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उन विद्यार्थियों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें से प्रश्न 55 नंबर को आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के मिलेगा। हर एक सेट में इसमें से प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे। प्यारे बच्चों, ये एक वायरल प्रश्न है जो कि बोर्ड ने अभी अभी जारी किया। यानी 29 फरवरी को आपका विज्ञान का पेपर है, तो ये 28 फरवरी को ही बोर्ड ने जारी कर दिया है। केवल विज्ञान के पेपर को ही अभी जारी किया है। देखिए आने वाले और अगला जो पेपर है क्या करता है, लेकिन विज्ञान उनके देखने में थोड़ा कठिन सब्जेक्ट लग रहा है, इसलिए बोर्ड ने क्या कर दिया है, जारी कर दिया है कि जो भी बच्चा है 29 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं उन विद्यार्थियों को कठिनाई ना हो। इनमें से 55 नंबर को आपको बोर्ड एग्जाम में फंसने को मिलेगा। यानी बोर्ड ने जारी किया है तो समझिए कि कुछ वायरल प्रश्नों को ही जारी किया है, ठीक है ना, मैंने बच्चों की भलाई के लिए ही जारी किया है। तो प्यारे बच्चों, आपको मौका मिला 68 में 68 लाने का, तो इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और आपको चांस मिला है तो इस चांस का लाभ जरूर उठाइएगा। प्यारे बच्चों, आप सब समझ सकते हैं कि आपका समय 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, ठीक है ना। पूर्णांक जो होता है 70 नंबर का होता है। 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल मिलेंगे, ठीक है ना, आपकी कॉलेज से। यहाँ पर 15 मिनट जो मिलता है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। इस नोट को हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना, आप नोट को पढ़ लीजिएगा क्योंकि हमको समय बर्बाद नहीं करना है। आपके पास उतना समय नहीं है। ये जो आपका समय है सबसे कीमती समय है। आपसे सबसे कीमती समय किसी का भी नहीं है, योगी और मोदी का भी नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम आपके भविष्य का है, ठीक है ना। इससे समय आपका किसी भी कीमती समय नहीं हो सकता है। तो प्यारे बच्चे, मैं टाइम को न इन्वेस्ट करते हुए मैं अपने मुद्दे पर बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहले समझ लीजिए, खंड अ और खंड ब दो आपके बांटा गया है, खंड अ और खंड ब में, ठीक है ना। खंड अ में 20 एमसीक्यू प्रश्न आते हैं और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न 50 नंबर का, जो कि आपको बोर्ड की कॉपी पर लिखना होता है। तो चलिए हम बात करते हैं प्यारे बच्चों एकदम सीधे सीधे बहुविकल्पीय प्रश्न पर। देख सकते हैं मैं अभी अभी इसे प्रिंट किया, अभी अभी मैंने इसे देखा, अपनी ताजा खबर अभी अभी देखा मैंने गूगल पर। तो ये बोर्ड ने जारी किया था यूपीएमएसपी से, हमने इसको निकाला और अभी अभी क्या आपके सामने ला दिया हूं। देख लीजिए, इसको चुपके से पढ़ लीजिए प्यारे बच्चे, चुपके से पढ़ लीजिए। यहाँ पर खंड अ में हम बात कर रहे हैं कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। उप भाग माने फर्स्ट में है आपका फिजिक्स, ठीक है ना। इसी तरह आपका आ जाएगा सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड में केमिस्ट्री और थर्ड में आपका बायोलॉजी हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। कह रहा है कि पहला है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं प्यारे बच्चों, आपको कठिनाई ना हो, ठीक है ना, कठिनाई ना आपकी सामना करना पड़े, मुझे ये नहीं देखा जाता। तो प्यारे बच्चों, कह रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए प्यारे बच्चों, यदि आप पढ़े होंगे तो इसको 1 सेकेंड में धज्जियां उड़ा देंगे प्यारे बच्चों, 1 सेकेंड में धज्जियां उड़ा देंगे। तो एक बार समझ लीजिए, आपको समझने की जरूरत नहीं है, केवल आंसर को देखिए और थोड़ा सा रट लीजिए, आंसर को देखिए और थोड़ा सा रट लीजिए यदि आपको पता नहीं है, क्योंकि आपके पास मात्र समय बच गया है कितने घंटा, तो मात्र 20 कहा घंटा, 15 घंटा ही बचा है और इसी 15 घंटे में कवर करना है, जिसमें से आपको सोना भी है, ठीक है ना, जिसमें से आपको सोना भी है। तो प्यारे बच्चों, आपके पास टाइम नहीं है, टाइम को इन्वेस्ट मत कीजिए, केवल आंसर को याद कीजिए। तो किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया जाता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए प्यारे बच्चों, ये आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए नहीं पता है तो मैं बात बता देना चाहता हूँ कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच जो वस्तु की स्थिति होती है उसका जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में उसका जो प्रतिबिंब बनता है आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। इतना ध्यान रखिए प्यारे बच्चों। अब 2 नंबर प्रश्न पर हम बात कर रहे हैं। 2 नंबर आपका प्रश्न है कि किसी शब्दकोश में पाए
छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे? प्यारे बच्चों, आप किस लेंस को पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को पसंद करेंगे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला ही, कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस को, कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस को? ठीक है ना। तो आपको इनमें से कौन सा लेंस लेना है? उत्तल लेंस लेना है कि अवतल लेंस लेना है? 50 सेंटीमीटर लेना है कि 5 सेंटीमीटर लेना है? ये आपको चुनाव करना है। ठीक है ना। तो इसका राइट जो आंसर होता है सी नंबर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी के क्या लेंगे? उत्तल लेंस लेंगे। प्यारे बच्चों, क्या लेंगे? उत्तल लेंस लेंगे। और कौन सा सेंटीमीटर? तो 5 सेंटीमीटर वाला। प्यारे बच्चों, हम बिना टाइम को इन्वेस्ट करते हुए प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न कितने नंबर है प्यारे बच्चों? तो 3 नंबर है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -5 से 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की तथा लेंस संभवतः है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो। कह रहे कि गोलीय दर्पण है, किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां दोनों की क्या है? निगेटिव है। प्यारे बच्चों, दर्पण हो और लेंस हो, निगेटिव होता है तो वो होता है हमारा अवतल। क्या होता है प्यारे बच्चों? अवतल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? अवतल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न पर हम बात करें 15 नंबर पर कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है। क्या होती है? किस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कार्निया पर बनता है, परितारिका पर बनता है, पुतली पर बनता है, कि दृष्टि पटल पर बनता है? तो प्यारे बच्चों, यह आप सभी को पता है, ये तो बहुत इजी सवाल है। दृष्टि पटल पर आपका प्रतिबिंब बनता है। अब अगला प्रश्न पर बात करें प्यारे बच्चे, यहाँ पर आपका 5 नंबर एमसीक्यू प्रश्न है। कह रहे कि दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पांचवें क्रम यानी कि समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का जो अनुपात होता है कितना होता है? ये सब आपको अनुपात याद रखना होगा। ठीक है ना। इसका अनुपात क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, 1:4 होता है, यानी इसका सी नंबर राइट एकदम बिल्कुल हो जाएगा। 1:4 के अनुपात में इसको संयोजन करना होता है, जोड़ना होता है। प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं अगला प्रश्न जो आपका 6 नंबर है कि लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट के समय जब हमारा शॉर्ट सर्किट होता है तब परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होता है? बताइए, परिवर्तन क्या होता है? विद्युत धारा बहुत कम हो जाती है, कि परिवर्तित ही नहीं होती है, कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, कि निरंतर परिवर्तित होता रहता है? तो प्यारे बच्चों, जब भी याद रखिए कि शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा का मान इंक्रीज होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का मान बढ़ता है। विद्युत धारा का मान बढ़ता है यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्यारे बच्चों, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें अगला प्रश्न 7 नंबर पर कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, विद्युत धारा कौन सा उत्पन्न करता है? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मीटर। आपको बताना है कि विद्युत धारा कौन सी युक्ति उत्पन्न करता है। कौन सी युक्ति उत्पन्न करता है? तो आप सभी को पता होगा कि जनित्र, जो जनरेटर होता है, जनरेटर, वही विद्युत धारा क्या करता है? उत्पन्न करता है। प्यारे बच्चों, अब यहां से हम बात कर रहे हैं उपभाग 2 पर। उपभाग 2 का मतलब यहां से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। क्या होती है? केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, एंटीमनी क्या है? एक बार जरूर ध्यान से सुन लीजिएगा, इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। इस वीडियो को छोड़ते हैं तो समझिए कि अपने जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, यानी अपने आप को साइंस में जो आप 68 नंबर लाने का जो मौका मिला है प्यारे बच्चों, वहां से आप हटकर आप 30 नंबर के श्रेणी में आ गए। किस नंबर के श्रेणी में? 30 नंबर की श्रेणी में। मात्र 10 मिनट की वीडियो देखने से समझिए कि कितना इंक्रीज होता है। समझिए कि कितना इंक्रीज होता है। कोई बच्चा 5 नंबर लाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है प्यारे बच्चों, लेकिन मैं इस वीडियो से आप लोगों को 68 नंबर बिल्कुल कंफर्म कराने वाला है। यकीन नहीं मानते हैं तो जाइए कल आप एग्जाम दीजिए। अगर इसमें से आपको 60 नंबर का क्वेश्चन नहीं फंसा तो आकर कमेंट कीजिएगा। और कमेंट करने के लिए क्या करना होगा? आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये सर हमको पढ़ाए थे विज्ञान में, कितना नंबर हमको कहे थे और कितना नंबर आया, कितना फंसा कितना नहीं फंसा, जरूर कीजिएगा। जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मौका मिले कमेंट करने का मौका मिले, अच्छा या बुरा, जो भी कमेंट करने का मौका मिले। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। यहां पर एंटीमनी क्या है? धात, अधात, उपधात, मिश्र धात। आपको बताना है कि एंटीमनी क्या है। एंटीमनी क्या है प्यारे बच्चों? तो उपधातु है। क्या है प्यारे बच्चों? उपधातु है। अब अगला प्रश्न पर हम बात करने वाले हैं 9 नंबर की लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एक शब्द में समझिए PbNO3 का ट्वाइस होता है। क्या होता है? PbNO3 का ट्वाइस होता है। याद रखिए PbNO3 का ट्वाइस होता है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न पर हम बात करने वाले हैं 10 नंबर पर कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? C2H6 है, C2H4 है, CH4 है, C3H है। तो समझिए कि असंतृप्त हाइड्रोजन वही होता है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। डबल बॉन्ड इसमें कौन सा जुड़ता है प्यारे बच्चों? आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा C2H4। C2H4 इसका बिल्कुल राइट आंसर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न 11 नंबर पर बात करें कि प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है, आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CHO है। सिंगल बॉन्ड CHO है जो कि एल्डिहाइड है और आईपीएसी नाम बनाते समय अल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं प्यारे बच्चों? अल जोड़ते हैं, तब एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CHO होता है, यानी प्रोपेनॉल में जो समूह है सिंगल बॉन्ड CHO है। प्यारे बच्चों, मैं बहुविकल्पी का जो वीडियो करा चुका हूं, ये सारे के सारे मैं बहुविकल्पी को उसमें फंसा चुका हूं। 85 बहुविकल्पी तो कराया हूं, लेकिन 50 बहुविकल्पी में से अगर 19 बहुविकल्पी नहीं फंसा तो हमको तो पढ़ाना ही बेकार है। क्या करना बेकार है? पढ़ाना ही बेकार है। हम फंसाएंगे, 100% फंसाएंगे प्यारे बच्चों। अब अगला प्रश्न पर हम बात करें जो 12 नंबर बहुविकल्पी है। 12 नंबर बहुविकल्पी क्या है कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? एक शब्द में याद रखिए कि एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम एक शब्द में याद रखिए कि एथेनोइक अम्ल होता है। धीरे इधर उधर गड़बड़ने की जरूरत नहीं है, एक शब्द में एक रट लो, एक शब्द में एक बार रटो। एसिटिक अम्ल आईपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल। अब यहां से हम बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न में कि एक तत्व की क्लोराइड का सूत्र MCl2, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या हो सकता है? जब क्लोराइड का सूत्र MCl2 है तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या हो सकता है? तो यहां पर Cl2 यहां पर क्लोराइड को दर्शा रहा है, तो ऑक्साइड को दर्शाएगा वो ऑक्सीजन, यानी MO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, MO। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न पर हम बात करें यहां से भाग 3 यानी आपका यहां से होता है बायोलॉजी। क्या होता है? बायोलॉजी। यहां से आपका स्टार्ट होता है बायोलॉजी। अब कह रहे कि ब्रिको का कार्य होता है प्यारे बच्चों, ब्रिको का कार्य होता है श्वसन के द्वारा, प्रजनन के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा, पाचन के द्वारा। तो ब्रिको का कार्य जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन हो जाएगा। C नंबर हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न पर बात करने वाले 15 नंबर कि पत्तियों का कलियां विकसित होती है। प्यारे बच्चों, पत्तियों का कलियां विकसित होती है पुदीना में, आलू में, बायोफिल्म में, कि इन सभी में आपको बताना है कि पत्तियों को जो कलियां विकसित होती है किस में होती है? पुदीना में होती है, आलू में होती है, कि बायोफिल्म में होती है, कि इन सभी में? तो प्यारे बच्चे, इनको जो बायोफिल्म होता है ना, पौधा जो बायोफिल्म होता है उसी में क्या होता है? पत्तियों का कलियां विकसित होती है, ब्रायोफिल्म है। क्या है? ब्रायोफिल्म है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न पर बात करने वाले हैं 16 नंबर पर, आनुवंशिकता विज्ञान के जनक कौन सा है? ये तो आप सभी को पता होगा कि आनुवंशिकता के विज्ञान के जनक जो होते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। प्यारे बच्चों, C नंबर बिल्कुल राइट आंसर। अब अगला प्रश्न पर हम बात करने वाले हैं 18 नंबर पर। 18 नंबर क्या है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, केचुआ में, कबूतर में, तिलचट्टा में। हाइड्रा में, केचुआ में, कबूतर में, तिलचट्टा में। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हाइड्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हाइड्रा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न पर बात करने हैं 19 नंबर पर कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? मीठी मटर, यहाँ पर मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों, गुड़हल। आपको बताना है कि जो मेंडल वैज्ञानिक थे उस वैज्ञानिक ने किस पौधों पर प्रयोग किया था? किस पौधों पर प्रयोग किया था? तो मटर पर किया था। लेकिन इसमें तो गड़बड़ कर दिया साला, सभी के सभी को गड़बड़ कर दिया। मीठी मटर और उद्यान मटर, तो इसमें उद्यान मटर होता है। क्या होता है? उद्यान मटर होता है। केवल मटर होता तो मटर को मार देते और निकल चलते, मटर होता तो मटर को निकालते और चलते यहां से। लेकिन इसमें हमको फंसाया, मीठी मटर और उद्यान मटर में फंसा दिया। तो फंसने की गड़बड़ी नहीं है। जो भी बच्चा इस चैनल से पढ़ता है, जो भी बच्चा हमसे पढ़ लेगा, उसको फंसने की जरूरत नहीं है। मेंडल का प्रायोगिक पौधा उद्यान मटर
ठीक है ना, उदाहरण मटर। प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न क्या है कि कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है? प्यारे बच्चों अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो कौन सा मादा जनन तंत्र, ध्यान रहे मादा जनन तंत्र की बात हो रही है, तो मादा जनन तंत्र में शुक्रवाहिका नहीं होता है, ठीक है ना। शुक्रवाहिका जो भाग है मादा जनन तंत्र का नहीं है प्यारे बच्चों, मादा जनन तंत्र का शुक्रवाहिका भाग नहीं है। अंडाशय है, गर्भाशय, डिंबवाहिनी है, सभी के सभी है तीनों, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न पर बात करें, यहां से आपका खंड व स्टार्ट होता है। हमने 20 बहुविकल्पी आपको तैयार करा दिया। यदि आप दिल से, आप अपने अच्छी तरह से मन से हम पर विश्वास करके इसको अच्छी तरह से पढ़े है, अरे बच्चा तो इसमें से 18 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा। 18 नंबर का इसमें से बहुविकल्पी अगर 18 नहीं फंस गया तो कमेंट कर देना। यहां से हम खंड ब को पढ़ा रहे हैं, खंड ब को पढ़ा रहे हैं वर्णनात्मक प्रश्न पर। वर्णनात्मक प्रश्न को हम पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों। यहां से उपभाग फाइट का मतलब होता है फिजिक्स। यहाँ कह रहे कि किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को लिखिए। जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, जब ध्रुव और फोकस के बीच हो। प्यारे बच्चों इसको आपको हल करना है। यहाँ पर है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या कि किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति का आकार आपको ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों इन सभी का सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पर करा चुका हूं। यदि अभी तक इसका सलूशन आप नहीं जानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक इस प्रश्न का सलूशन नहीं जानते हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर जाइए और वीडियो विज्ञान की पड़ी हुई है लेटेस्ट वीडियो की बात कर रहा हूं, लेटेस्ट वीडियो की बात कर रहा हूं जो 1 हफ्ता के अंतराल में है। उन सभी वीडियो में महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को करा चुका हूं, जो कि आपके एग्जाम में अगर उसमें से नहीं छपा तो हमको पढ़ाना ही बेकार। यहां से हम बात करते हैं 3 नंबर पर कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न 4 नंबर कह रहा है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रूसो का भी कार्य है। प्यारे बच्चों वेरी मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसा कोई साल नहीं, ऐसा कोई पेपर नहीं जिस पेपर में ये फंसा नहीं। एक ही शब्द बोलते हैं, ऐसा कोई साल नहीं, ऐसा कोई पेपर नहीं जिस पेपर में ये फंसा नहीं। यहां से कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर इसका सिद्धांत कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर का विभक्त वलयों को भी महत्व बताइए कि विद्युत मोटर में 2 विभक्त वलय होता है, इसका क्या महत्व है, ठीक है ना। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण। एक शब्द में कह देंगे कि आपको तैयार करके ही जाना है, इनसे आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। एक शब्द में कह दिए कि तैयार करके ही जाना है, यानी आएगा तो आएगा। यहां से स्टार्ट होता है उपभाग 2 यानी केमिस्ट्री। कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सूत्र लिखिए। मेथनॉल का संरचना सूत्र, प्रोपाइन का, पेंटोनेन का, ब्यूटेनेन 2। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहां से ये देखिए 4 नंबर प्यारे बच्चों जरा इस नंबर पर फोकस कीजिए, नंबर पर फोकस कीजिए कि जरा मिस्टेक 4 नंबर ले गया, जरा सा मिस्टेक 4 नंबर ले गया साला। यहां से हम बात करते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर पर कि कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं। कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं 12, 17, 18, 20। तो तत्वों के नाम, आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त संख्या बताइए। अगला प्रश्न पर बात करें, यहां से बाप रे बाप ये 3 6 नंबर उड़ जाई अगर ना मालूम रही तो। कहते कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक की संतुलित रासायनिक समीकरण कीजिए। प्रत्येक की संतुलित रासायनिक समीकरण कीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पर कहा है कि सोडियम प्लस बेरियम क्लोराइड है, तो इसका बेरियम सल्फेट, और यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होगा, आपको बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर मरकरी ऑक्साइड को, मरकरी तो आगे इसके क्या होगा जब ऊष्मा के साथ हम उसको रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो जिंक सल्फेट के साथ क्या प्राप्त होगा। आयरन कापर सल्फेट के साथ क्रिया कराएंगे तो कापर के साथ क्या प्राप्त होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा के साथ अपघटन कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या प्राप्त होगा, ठीक है ना। जिंक सिल्वर को क्रिया कराएंगे तो जिंक नाइट्रेट के साथ क्या प्राप्त होगा, आपको बताना है। मेरे बच्चों यहाँ देख लीजिए कि किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, जरा ध्यान से। यहाँ पर है अथवा में, क्या है अथवा में कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया,
कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण। यहाँ से भाग 3 यानी कि आपका बायोलॉजी यहाँ से है कि ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में कोई दो अंतर लिखिए। लसिका तथा रुधिर में कोई दो अंतर लिखिए। कायिक जनन किसे कहते हैं? हृदय का क्या कार्य है? रसायन संश्लेषण क्या होता है? इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम तथा कार्य लिखिए। यहाँ पर आ जाइए कि पाचक एंजाइमों के क्या कार्य है, निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। डार्विनियावाद और लैमार्कवाद को संक्षेप में समझाइए। यहाँ से आता है अथवा में पुष्प में निषेचनांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं डार्विनवाद, लैमार्कवाद, ऑक्सी अनाक्सी श्वसन, इन सभी का अभी इस चैनल पर वीडियो ला रहा हूं। वीडियो ऑलरेडी पहले से तैयार है, केवल बटन दबाना है पब्लिश का, वीडियो पब्लिश हो जाएगी, आप तक पहुंच जाएगी। कब? जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी को हिट करे रहेंगे तब। तो प्यारे बच्चे, बेल आइकन के घंटी को हिट कर लीजिए ना, हिट कर लेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो बहुत सारे फायदा होंगे। अच्छा तो नंबर देखने में मिलेगा, नाम होगा और आपके भविष्य जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इनसे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में और वीडियो को लाइक करने में, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि वीडियो अभी के अभी डालूंगा और आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं प्यारे बच्चों। अभी के अभी तुरंत मिलते हैं एक अगली वीडियो में, या कोई धमाकेदार वीडियो के साथ, जो कि बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 दिलाने वाली वीडियो होगी।